जावेद मलिक का सवाल है टाटा पावर पे। उनके पास टाटा पावर के शेयर है जो उन्होंने 435 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। तो ये टाटा पावर फाइनली 2 बार फेल्ड ब्रेकआउट देके 400 रुपए का लेवल निकाल रहा है। वीकली चार्ट पे टाइट फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था। यहाँ से पहला टारगेट बनता है वीकली स्विंग हाई 447 और 447 आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि इसको रिवाइज करना है या क्या करना है। बट 447 आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। करंट वीक में ओपन लो के साथ चला है। थोड़ा सा वॉल्यूम और अच्छा हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नॉनदलेस वॉल्यूम ऑन द राइज है, उतना भी काफी है। 447 आते हुए दिख रहा है। हम्म। अ, मोहम्मद रफीक का सवाल है। वो पूछते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ अंशुल सर। आपके बड़े फैन हैं। जोमेटो में यानी कि इटर्नल में क्या करना चाहिए, और बैंक बीज एंड सिल्वर बीज क्या होता है। आई एम सॉरी, अंशुल सर को पता तो होगा पर वो टेक्निकल, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं उनसे तो हम टेक्निकल पे ही रेस्ट्रिक्ट करें। अंशुल सर, जोमेटो पे यानी कि इटर्नल पे क्या करना है। देखिए एटर्नल में फाइनली 245 के ऊपर क्लोजिंग आई है, पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में 245 प्रोटेक्ट होता है तो 285 तक के टारगेट मिल सकते हैं। दैट बीइंग सेड, मेरे को पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा है। आई वुड नॉट बी अ बायर एट 245 अनलेस बड़ी रिजेक्शन कैंडल बड़े वॉल्यूम पे बने, तब मैं सोच सकता हूँ। बट जिस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम नहीं है। पुल बैक जो आ रहा है वो भी बहुत मतलब ठीक है, लो वॉल्यूम पे है, बट पता नहीं क्यों स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आई वुड नॉट प्ले दिस, बट 245 पे रिजेक्शन बनता है तो 285 तक के टारगेट देख सकते हैं। सिल्वर बीज, सिल्वर का ईटीएफ है। आप सिल्वर की जगह सिल्वर बीज लेंगे तो आप डीमैट में रख सकते हैं। सिल्वर बीज 89 रुपीज से हमने रिकमेंड किया हुआ है, 125 रुपए हमको दिख रहा है। फिलहाल 102 रुपए आके चल रहा है। जी। मिस्टर आचार्य का सवाल है। वो पूछते हैं एरिडा के बारे में। उनके पास एरिडा के 200 शेयर है जो उन्होंने 193 के भाव पे लिए है, और JWL के 100 शेयर है जो उन्होंने 360 के भाव पे लिए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया। जेडब्ल्यूएल में एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना है। स्टॉक पुल बैक के मूड में 63.81% करेक्ट हुआ था 35 हफ्ते में। इसका 50% रिट्रेसमेंट 506 रुपए पे है। तो भले थकी हुई मूव आए बट 500 रुपए आते हुए दिख रहा है। पार्टिसिपेट करना चाहिए तो जवाब ना है। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। 385 389 की सपोर्ट जोन है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के 505 506 रुपए तक के लिए। टेरडा में फाइनली कल जाके मूव आई है। पिछले 20 दिन में एकदम टाइट रेंज में थकाने के बाद कल जाके थोड़े से बड़े वॉल्यूम के साथ चला है। 2x50 डे एवरेज वॉल्यूम 196.10 पे मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक आराम से आते हुए दिख रहा है। ओके। आशीष पाल जी का सवाल है दो स्टॉक्स पे। इंडियन बैंक है उनके पास, 652 के लेवल पे उन्होंने खरीदा है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपसे मांग रहे हैं। और दूसरा है सूजलॉन जो उन्होंने 57 पे खरीदा है। इसका भी आपसे मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन लेवल्स के आसपास। देखिए इंडियन बैंक में 51 वीक्स का राउंडिंग बॉटम या फ्लैट बेस कह सकते हैं, इसका ब्रेकआउट 613 पे बना है। 750 रुपए तक आराम से आ सकता है एक्सटेंशन टारगेट। पीएसयू बैंक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में है। अगर लेना ही है पीएसयू बैंक तो ये इकलौता स्टॉक है जहां पे थोड़ा सा पैसे बनने की पॉसिबिलिटी है एसबीआई के साथ। बहुत इतना अच्छा पैट नहीं है कि मैं आउटराइट बाई सजेस्ट कर दूं, बट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 585 का बनेगा, ऊपर में 750 तक का टारगेट बन सकता है। जी। एक हमारे निवेशक है, वो हमें बोल रहे हैं कि 10 दिन से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अंशुल सर से, कोई मेरा सवाल लेता ही नहीं, तो अब ले लेते हैं। आईआरबी पे है, आईआरबी एंड आईडीएफसी बैंक। आईआरबी उनकी खरीद है 54 रुपीज 51 पैसा, और आईडीएफसी है 78 रुपीज पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में परसों सेशन में ब्रेकआउट बना था, कल और आज टाइट रेंज कंसोलिडेशन है। ऊपर में 76 रुपीज तक आते हुए दिख रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 76 जब आ जाएगा तब हम रिवाइज करेंगे कि इसको और ऊपर के लिए प्ले करना है या यहाँ पे टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है। तो 76 आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लें। आईआरबी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 52 रुपीज में बाई सजेस्ट किया है। पूरे फॉल का जो कि 47% थी 39 वीक्स में, इसका 50% रिट्रेसमेंट 59 के आसपास है। 59 रुपीज आते हुए हमें स्टॉक दिख रहा है।
ओके, रोहित जैन का सवाल है, उनका सवाल है प्रिंस पाइप्स पे। उनका प्रिंस पाइप्स में निवेश है जो है 639 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, और टाटा कंज्यूमर है उनके पास एट 646। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? नहीं, एफएमसीजी में इकलौता स्टॉक है टाटा कंज्यूमर जहां पे स्ट्रेंथ है बॉक्स का और गैप का ब्रेकआउट 1072 पे आया, लेकिन उसके बाद से चला ही नहीं, एकदम साइडवेज रेंज में रह गया। एफएमसीजी इंडेक्स में गिरावट है, ये इकलौता स्टॉक है जो अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है। अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर इंडेक्स में बड़ी डाउन मूव आती है तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं, कोई कम गिरे कोई ज्यादा गिरे, लेकिन लगभग सब गिरते हैं। तो बहुत कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए स्टॉक में। दूसरा स्टॉक प्रिंस पाइप, नीचे से अच्छे वॉल्यूम से रिवर्सल आया है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, थ्री टाइट वीक्स हो चुके हैं। अगर इस स्टॉक में 345 के ऊपर मोमेंटम बना तो ये स्टॉक आपका आराम से खींच के 450 रुपए तक आ सकता है। पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये पाइप वाले स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम डेवलप होते हुए दिख रहा है, एक बार रिस्क लेने जैसी है, बट 345 निकलने के बाद। हम्म। आज एक सवाल मैं अपने व्यूअर से भी कर लेती हूँ। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में? ज़रूर से ज़रूर पिंग करिएगा आंसर्स, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो मैं जानना चाहूँगी कि रुझान जो है रिटेल का वो किस तरफ है, तो प्लीज़ अभी पिंग करिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो कविता बिष्ट जी का है। वो पूछ रही हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ उनका पास लगभग 200 शेयर है जो उन्होंने 101 रुपए 80 पैसे के भाव पे लिए हैं। आपसे शॉर्ट टर्म का टारगेट मांग रही है। अब एक प्रिंस पाइप में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रह गया, इसमें हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है टीम ने, तो क्लाइंट्स ओके। लॉन्ग हो सकते हैं। दूसरा श्रीराम प्रॉपर्टीज में भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा, इसमें भी क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 95.5 से हमने टारगेट दिया था 104 रुपए का, जो आज अचीव हुआ है, बट समाउ अभी भी श्रीराम प्रॉपर्टी में मोमेंटम दिख रहा है। ये मोमेंटम वीकली स्विंग हाई तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जो कि प्लेस्ड है 113 रुपए पे और उसके ऊपर 119, तो 104 का हमारा 10% ऊपर का टारगेट 2 दिन में अचीव हो गया है, बट 113 और 119 ये दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। हम्म। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है नाम नहीं लिखा है इन्होंने। SSWL पे एंड एक्साइड पे। SSWL इनके पास 220 रुपए के भाव पे लिया है, और एक्साइड इनके पास 409 के भाव पे है। आपसे नजरिया मांग रहे हैं। देखिए एक्साइड तो एकदम वीकेस्ट काइंड ऑफ एक्शन है, पुल बैक मूव दे रहा है। ये पुल बैक आपको पूरा 46.93% की जो फॉल थी 41 वीक्स की, इसका 50% तक ले जा सकता है, 473 तक। मिड वे एक स्विंग आई 431 का रेजिस्टेंस है, 431 तक के लिए लॉन्ग प्ले करना है तो लॉन्ग प्ले किया जा सकता है। वहीं हम्म। एसएसडब्ल्यूएल में वीकली चार्ट पे 4 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग का ब्रेकआउट आया है, 283 रुपए तक की अपमूव आ सकती है। हम्म। ओके। और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स पे? इसी पे 283 तक का अपसाइड आते हुए दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल जो है वो दीपक सिंह का है। वो पूछते हैं आर पावर का टारगेट क्या रखना है सर? देखिए आर पावर 69 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अब 79 रुपीज तक जाते हुए दिख रहा है। हम्म। चलिए, अगला सवाल ले लेते हैं। माधवी मित्तल जी का सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर है जो मैंने 1440 के रेट पे खरीदे हैं। क्या करंट लेवल्स पे मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकती हूँ? आप इन्फोसिस को कहाँ जाते देखते हैं? देखिए इन्फोसिस में वीकली 12 मई का हाई लो बना है 1609 और 1510। ये चौथा हफ्ता है जब हम उसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक आध दो हफ्ते और टाइम स्पेंड कर ले तो बेहतरीन मिनी कॉइल पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऊपर में 1694 का पहला टारगेट है, बट आपके सवाल से लग रहा है कि आप ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए टारगेट ऑल टाइम हाई बनता है 1674। ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ऑल टाइम हाई का टारगेट है। हम्म। ओके। तेजिंदर सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं कि सर, टाटा मोटर्स, गेल, JSW इंफ्रा, टाटा पावर, इनमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जो 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एनी डे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। टाइमिंग करने के चक्कर में लोग 280 के बाद ले नहीं पाए,
311 पे भी अगर आप टाइमिंग करने जाएंगे तो अभी 325 के ब्रेकआउट के बाद सीधा ऑल टाइम हाई 360 रुपए दिख जाएगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हम्म बेभाव आंख बंद करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, 700 रुपए जा रहा है स्टॉक। हम्म। सुरेंद्र कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं जियागो के बारे में। जियागो है उनके पास 180 के भाव पे, और वो ये भी पूछते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और फोर्टिस शॉर्ट टर्म के लिए कैसे रहेंगे। पहला स्टॉक एक बार नाम रिपीट कीजिए प्लीज। IXIGO, जियागो। ओके। इसमें आईपीओ बेस बन रहा है, आईपीओ बेस का ब्रेकआउट 185 रुपए के ऊपर आएगा, 185 186 क्रॉस होता है तो आप बाई कर सकते हैं, आईपीओ बेस ब्रेकआउट रहेगा। फिर ये स्टॉक आपको करीब करीब 300 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। ब्रेकआउट आने के हम्म बाद अगर बाई कर रहे हैं तो 169 का सपोर्ट है, 4 रुपए और छोड़िए, 165 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 20 रुपए का करीब का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 से 150 रुपए तक की अपसाइड आपको आराम से मिल सकती है। खरीदना तभी है जब 186 के ऊपर सस्टेन करने लगे। फोर्टिस में हमने काफी समय डिस्कस किया कि इंडिगो की तरह वीकली पे ट्रायंगल पैटर्न है। बिफोर लास्ट वीक थोड़ी सी डाउट होने लगी थी, लेकिन इनसाइड बार बना के निकाल दिया। लास्ट वीक में बढ़िया 8% 57 रुपए चला है, ब्रेकआउट स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे आके खड़ा है। यहाँ से बहुत आराम से 1050 जाते हुए दिख रहा है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आना चाहिए 695 रुपए पे। और पहला स्टॉक जो इनका एचडीएफसी लाइफ है, 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद तीसरा हफ्ता है कंसोलिडेशन का, और 4-6 हफ्ते अगर इस पे कंसोलिडेट कर लेता है तो बहुत आराम से 1200 रुपए तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अंशुल, आपके पास टाइम हो तो मैं 2 सवाल और ले सकती हूँ। आज थोड़ा मेरे पास 3:30 बजे तक का टाइम है। ओके। नहीं, इतने सवाल तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं थक जाऊंगी। 2 सवाल और ले लेती हूँ। एक युवांश का सवाल है बायोकॉन पे। वो आपसे व्यू मांग रहे हैं कि बायोकॉन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए। बायोकॉन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कोई प्ले नहीं बन रहा है। लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर प्ले बन रहा था, लेकिन बायोकॉन ने जिस हिसाब से 389 पे मल्टीपल विक्स वीकली पे और फील्ड ब्रेकआउट दिए हैं, स्टॉक छेड़ने जैसा लग नहीं रहा है। अगर लेना ही है, 400 रुपए पार होने के बाद स्ट्रेंथ प्रूव होगी, उसके बाद लेने का कोई मतलब है। नहीं तो फार्मा एज ए सेक्टर ही बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और जिसमें बायोकॉन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। ओके। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, एशियन पेंट्स पे है। उनके पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 2429। मुझे क्या करना चाहिए। एशियन पेंट पहला स्टॉक है जो इस बीच में मेरे को धोखा देके गया है, बट फिर भी अभी 2286 2186 की जो सपोर्ट जोन है वो होल्ड हो रही है। तो जब तक 2186 होल्ड है, आई वुड बी अ बायर इन दिस स्टॉक, लेकिन तब जब कोई बुलिश एविडेंस मिले। अब जो बुलिश एविडेंस है वो सड़क के नीचे आ चुका है 2287 पे। तो अगर ये स्टॉक 2287 क्रॉस करता है, मैं बायर रहूंगा 2594 के लिए। दैट बीइंग सेड 2186, 8-6 रुपए और दे दीजिए। 2180 के नीचे क्लोज किया और मैं स्टॉक से क्लियर एग्जिट कर लूंगा। जी, ये स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ सालों से। आई मीन दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए एशियन पेंट्स की, इट हैज़ बीन अ वेल्थ क्रिएटर। सबसे ज़्यादा पैसा जो है पिछले 20-25 सालों में आपको एशियन पेंट्स ने ही बना के दिया है। सो टाइम टाइम की बात है। हमेशा ये कहते हैं हमारे एनालिस्ट भी जो आते हैं, वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टॉक एक रैली में चले वो दूसरी रैली में भी चलेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉज इन बिटवीन। एक और सवाल ले लेते हैं। राहुल देव का सवाल है कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक उनके पास है, 118 की खरीद है, क्या करें। कैनरा बैंक 92 रुपीज के आसपास से मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, ये मेरे को ऑल टाइम हाई दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फैमिली पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकता है। ऑल टाइम हाई 126 128 की जोन दिख रही है, और अगर उसको निकाल के सस्टेन किया तो एक 10% का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, तो जो करीब करीब इसको 140 रुपए तक ले जाएगा। तो मेरे को 128 और 140 दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। हम्म। सवाल तो बहुत सारे हैं, आई नो। अब आपने ये भी कह दिया कि आपके पास टाइम है और मैं वो पूछेंगे कि मैडम ही सवाल नहीं पूछ रही, तो मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ। और ये सवाल जो है वो कैस्ट्रोल पे है। कैस्ट्रोल है उनके पास 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 214। क्या टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। क्या कुछ मोमेंटम आएगा।
तो ये कैस्ट्रॉल में एक छोटा सा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट टारगेट 235 240 तक हो सकता है। स्टॉक में ऊपर में भी ट्रैप बना है, नीचे में भी ट्रैप बना है। बहुत चार्ट पैटर्न क्लियर नहीं है कि किस साइड बैठेगा। अगर इसको अपसाइड ट्रैक्शन बनाना भी है 250 निकालना बहुत जरूरी है, जो निकलते हुए नहीं दिख रहा है। डाउन साइड मोमेंटम बनाना है तो 160 रुपए तोड़ना बहुत जरूरी है, ये भी होते हुए नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न वीकली पे डेवलप हो रहा है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पैटर्न रहेगा जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। इंडिगो और फोर्टिस आपका एग्जांपल है, ये भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न बना रहा है। फिलहाल के लिए अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस 215 रुपए का बनता है। हम्म। सिद्धू कुमार जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर एडवाइस अंशुल सर ऑन अडानी ग्रीन, एटीजीएल, अडानी पावर, तीनों को बेचकर कैश पे बैठा हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, बताइए कहाँ लगाऊं। एक नाम भूल गए, टाटा केमिकल का, वो भी 880 से 990 के आसपास आ गया, 976 का हाई बन गया है। तो धन्यवाद देते ओके। समय कंजूसी ना करें। नया हम्म। नया स्टॉक मेरे को अभी बहुत ज्यादा कोई दिख नहीं रहा है। मैं एक आध दो दिन और समय लगाऊंगा। प्रोबेबली वीकेंड में स्कैनर्स रन करूंगा, क्योंकि लास्ट वीक के स्कैनर में मेरे को कोई नए स्टॉक दिखे नहीं। पिरामल था पीईएल, वो भी लगभग 100 रुपए चल गया है। अब मेरे पास इस समय नए स्टॉक कोई भी नहीं है देने के लिए, तो प्रोबेबली वीकेंड पे वापस से कहीं रिवाइज करेंगे तब कुछ मिलेगा। तो फिलहाल कैश पे बैठिए, अगर कुछ मिलेगा मिड वीक तो बता देंगे, बाकी अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। जी अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे सवाल अभी भी है, लेकिन अब टाइम जो है बहुत एक्सटेंड कर दिया है हमने, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।